हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने आरबीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी पीएनबी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई। दोस्तों, याद रखिए कि आरबीआई, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसी को बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा मुंबई में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टेट बैंक स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब पूरे भारत में लागू किया गया? ऑप्शन आपके सामने 5 मार्च 2008, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन सी 5 फरवरी 2005 या फिर ऑप्शन डी 10 मार्च 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2010। दोस्तों, याद रखिए कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, इसके तहत शिक्षा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था। और याद रखिएगा कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में कब डाला गया, तो याद रखिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसी के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से संवर्ती सूची में हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। दोस्तों, याद रखिए कि जो हार्नबिल उत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओणम पर्व जो है वो कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो ओणम त्यौहार है ये केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, नवरोज पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हिंदू, ऑप्शन बी पारसी, ऑप्शन सी बौद्ध या फिर ऑप्शन डी मुस्लिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पारसी। दोस्तों, याद रखिए कि जो नवरोज पर्व है ये पारसियों द्वारा मनाया जाने वाला एक पर्व है। अगला क्वेश्चन, डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों, याद रखिए कि जो डोगरी भाषा है ये जम्मू कश्मीर की भाषा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो याद रखिएगा कन्नड़ भाषा बोली जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आप सबको पता है पंजाबी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन, बक्सर युद्ध का नेतृत्व किस अंग्रेज सेनापति ने किया था? ऑप्शन आपके सामने है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी हेनरी मुरो या फिर ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेनरी मुरो। दोस्तों, आपको पता है कि प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, इसको नेतृत्व करने वाला जो अंग्रेज सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव था। और जो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, इसको नेतृत्व करने वाला जो सेनापति था वो हेनरी मुरो था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने क्यूराइल, ऑप्शन बी क्यूरोशियो, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम या फिर ऑप्शन डी लेब्रोडोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम। दोस्तों, याद रखिए कि जो गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा है ये सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महासागरीय धारा को जापान की काली धारा कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो क्यूरोशियो जलधारा है इसका गहरा नीला रंग होने के कारण इसे जापान की काली धारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मनीला, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी काठमांडू या फिर ऑप्शन डी द हेग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनीला। दोस्तों, याद रखिए कि एशियन विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे एडीबी कहा जाता है, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा पेरिस में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा काठमांडू में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा द हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन,
पालक की पत्तियां किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन ई या फिर ऑप्शन डी विटामिन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन ए। दोस्तों याद रखिए कि जो पालक की पत्तियां होती है उसमें विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पालक किसका समृद्ध स्रोत होती है तो याद रखिएगा कि जो आयरन है, आयरन का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो पालक है। इसीलिए जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमें पालक खाने की सलाह देते हैं। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन आपके सामने कोचीन, ऑप्शन बी मसूलीपट्टनम, ऑप्शन से सूरत या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोचीन। दोस्तों याद रखिए कि यूरोप से भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज करने वाले जो पहले लोग थे वो पुर्तगाली थे और वास्को डी गामा सबसे पहली बार 1498 में भारत के कालीकट में पहुंचा था। और याद रखिए कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो स्थापित की थी वो कोचीन में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने कोटोपैक्सी, ऑप्शन बी फ्यूजियामा, ऑप्शन सी स्ट्रॉम्बेली या फिर ऑप्शन डी किलिमंजारो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटोपैक्सी। दोस्तों याद रखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा जागृत ज्वालामुखी जो है वो कोटोपैक्सी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा मृत ज्वालामुखी कौन सा है तो याद रखिएगा किलिमंजारो है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है तो याद रखिएगा फ्यूजियामा है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा स्ट्रॉम्बेली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दीनबंधु किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी सी एफ एंड्रूज, ऑप्शन से शेख मुजीबुर रहमान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी एफ एंड्रूज। दोस्तों याद रखिए कि देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, दीनबंधु सी एफ एंड्रूज को कहा जाता है और बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। तो तीनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन आपके सामने यकृत ग्रंथि, ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्न्याशय ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी थायराइड ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि। दोस्तों याद रखिए कि जो अधिवृक्क ग्रंथि है जिसे इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है, इसी के द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो उठो लड़ो हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है तो याद रखिएगा एड्रिनलिन हार्मोन को कहा जाता है, जो कि इसी अधिवृक्क ग्रंथि से निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ऑप्शन आपके सामने लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला या फिर ऑप्शन डी हरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीला। दोस्तों अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्राथमिक रंग होते हैं वो RGB कलर होते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू, इन तीनों रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं तीन रंगों से दुनिया के सारे रंग बनते हैं। तो याद रखिएगा कि RGB कलर जो होता है वही प्राथमिक रंग होता है, जिसमें पीला नहीं आ सकता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का वर्णन है? ऑप्शन आपके सामने अनुच्छेद 79, ऑप्शन बी अनुच्छेद 80, ऑप्शन सी अनुच्छेद 81 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 80। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत संसद के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 32 को यानी कि संवैधानिक औपचारिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने भगत सिंह, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी उधम सिंह या फिर ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उधम सिंह। दोस्तों याद रखिए कि जलियांवाला कांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा कि इसके दोषी जो कि जनरल डायर थे, इसकी हत्या उधम सिंह ने की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी तो याद रखिएगा भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने सागरमाथा, ऑप्शन बी चोमोलुंगमा, ऑप्शन सी सिंगी खम्बन या फिर ऑप्शन डी सांगपो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चोमोलुंगमा। दोस्तों याद रखिए कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है तो याद रखिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में प्रारंभ हुई? ऑप्शन आपके सामने लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। दोस्तों याद रखिए कि भारत में जो हर 10 साल के अंतराल में जो जनगणना की जाती है, इसकी ये जनगणना जो प्रारंभ की गई थी सबसे पहली बार किस वायसराय के शासनकाल में की गई थी? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन आपके सामने 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 है, फिर ऑप्शन डी 22 अप्रैल 1947। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रगान को सबसे पहली बार 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान को पूरी तरीके से कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय झंडा जो कि तिरंगा है, इसको कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन, लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हेलोफाइट्स, ऑप्शन बी हाइग्रोफाइट्स, ऑप्शन सी हाइड्रोफाइट्स या फिर ऑप्शन डी लिथोफाइट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेलोफाइट्स। दोस्तों याद रखिए कि लवण युक्त मृदा में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो नमी युक्त भूमि है उसमें उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा हाइग्रोफाइट्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चट्टानों में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा लिथोफाइट्स कहा जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मरुस्थल में पाए जाने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा ज़ीरोफियर कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसे पौधे जिनकी जड़ें सबसे अधिक गहराई में जाती है उन पौधों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा क्रिएलोफाइट्स कहा जाता है। तो इतने क्वेश्चन आपसे एक जैसे पूछे जा सकते हैं, आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, एक जगह नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके सामने भाग 3, ऑप्शन बी भाग 18, ऑप्शन सी भाग 4 या फिर ऑप्शन डी भाग 20। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 20। दोस्तों याद रखिए कि भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, गंदे पानी के सेवन से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने वाइल, ऑप्शन बी ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन सी मिनी माता या फिर ऑप्शन डी ब्लैक फुट सिंड्रोम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाइल। दोस्तों याद रखिए कि गंदे पानी के सेवन से वाइल रोग हो जाता है, नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है, आर्सेनिक की वजह से ब्लैक फुट सिंड्रोम रोग हो जाता है और याद रखिएगा कि पारे की वजह से मिनी माता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने महाधिवक्ता, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी महान्यायवादी या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महान्यायवादी। दोस्तों याद रखिए कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा कि ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तक कार्यरत रहते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक उनको कार्य पे रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोदावरी। दोस्तों याद रखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गोदावरी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोदावरी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा गंगा है। तो इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने खेल, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी कृषि या फिर ऑप्शन डी विज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विज्ञान। दोस्तों याद रखिए कि जो कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है या फिर किस देश द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने दांते, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या फिर ऑप्शन डी एडम स्मिथ।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडम स्मिथ। दोस्तों याद रखिए कि जो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है, इसको जो लेखक है वो एडम स्मिथ है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दास कैपिटल किसकी रचना है, तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने देवानंद, ऑप्शन बी दादा साहेब फाल्के, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन या फिर ऑप्शन डी पृथ्वीराज कपूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वीराज कपूर। दोस्तों याद रखिए कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेता जो थे वो पृथ्वीराज कपूर थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो याद रखिएगा नरगिस दत्त थी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस या फिर रामसर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 5 जून, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 18 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 फरवरी। दोस्तों याद रखिए कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस या फिर जिसे हम रामसर दिवस कहते हैं, इसे 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा कि जो रामसर सम्मेलन है वो 1971 में हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने बेनगंगा, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी कर्णाली या फिर ऑप्शन डी नारायणी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।